भाई मेरे, यदि तुम बिहार पुलिस की तैयारी करो तो बिल्कुल सही जगह पहुंच गई। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप बिहार पुलिस के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ लगभग 45 डे बचे हुए हैं। और इस 45 डे में आप लोगों को 45 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करवाए जाएंगे। इस 45 प्रैक्टिस सेट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने बिहार पुलिस के यहाँ पे लगभग 55 प्रैक्टिस सेट करवाए हुए थे, और उससे ही बिहार पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही पूछे गए थे। तो अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस एग्जाम की, तो आपको बता दें कि यहाँ पे 45 डे 45 यहाँ पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए गए। इस 45 प्रैक्टिस सेट को आपको डेली देखना है। ये डेली आपको 9 PM पे यानी कि 9 बजे रात में वीडियो आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे, स्टडी चैनल पे। यहाँ से आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और गारंटी है कि आपके एग्जाम बिहार पुलिस की बहुत अच्छी जाएगी। बस आप लोग फिजिकल सही से करते रहे। ये नहीं कि फिजिकल भी हम ही करवा देगा, ऐसा थोड़ी होगा। हम लोग बस आपके एग्जाम निकाल सकते हैं, बाकी फिजिकल तैयारी आपको खुद से करनी होगी। तो हम मान के चल सकते हैं कि आपके सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में हो जाएंगे। अब भाई लोग कहेंगे कि सर हम तो PDF भी चाहिए हमें, तो PDF के लिए टेंशन मत लीजिए। आप लोग स्टडी विद MC ये ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे फ्री PDF आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपये भी आपको पेमेंट नहीं करना है, आपको फ्री में PDF मिल जाएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि हार केवल तभी होती है जब आप प्रयास करना छोड़ते। अरे हम प्रयास करना क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे हार के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे सफल होने के लिए आए हैं। तो बिहार पुलिस में यदि आप चाहते हैं वर्दी आपको मिले, तो बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हैं। बस आपको छोड़ना नहीं है, 45 दिन तक आपको लगातार यहाँ पे जुड़ के 45 वीडियो को देखना है। इस 45 वीडियो से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, फटाफट से हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। और आप लोग भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें और लास्ट में बताएं कमेंट में कि आपके कितने नंबर सही हुए थे। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए, आज थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन हो सकते हैं, लगभग आज 40 क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट सेट से आपके क्वेश्चन इसमें बढ़ा दिए जाएंगे, लगभग 50 क्वेश्चन डेली करवाए जाएंगे। और उस 50 क्वेश्चन जो भी कहे आइटम बम ही होंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद इनमें से कौन सा है। जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिहार पुलिस के जो एग्जाम के पैटर्न है सभी उसी के अनुसार सेट किए गए हैं, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है। तो अवसर की समानता से संबंधित अनुच्छेद इसमें से कौन सा है, तो ये अनुच्छेद है ऑप्शन C 16वां अनुच्छेद। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है, और यह राज्य को रोजगार के मामलों में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान या आय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने से रोकता है, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में अवश्य ही रखेंगे। बात करें वहीं पे हम लोग कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, अब अनुच्छेद 19 है, तो 19 का काम है। तो इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसमें प्राप्त है, शांतिपूर्वक बिना हथियार के इकट्ठा होने का अधिकार इसमें है, संघ या यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, और भी बहुत कुछ इसमें अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार से आर्टिकल 14 जो है इसमें क्या है, तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से संबंधित है, और यह अधिकार सभी को उपलब्ध, चाहे भारतीय नागरिक हो या फिर विदेशी हो, सभी के लिए बिल्कुल समान में यहाँ पे है। वहीं यदि हम लोग आर्टिकल 22 की बात करें, तो 22 जनता, यहाँ पे जान सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 एक मौलिक अधिकार है जो मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि निम्न में अशुद्ध शब्द कौन सा है। ये हिंदी के क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि बिहार पुलिस में हिंदी से भी क्वेश्चन होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन जो कि अशुद्ध लिखा हुआ है, शुद्ध नहीं है शब्द, इसमें अशुद्ध शब्द कौन सा है, व्याकुल, बिल्कुल सही है, व्याकुल तो सही लिखा हुआ है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आध्यात्मिक भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, विद्वान भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऐतिहासिक क्या होता है, ऐतिहासिक तो कुछ नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता है। क्या होता है, सही होता है ऐतिहासिक, ठीक है। पर यहाँ पे लिखा क्या गया है, ऐतिहासिक, तो ये यहाँ पे गलत है। तो हम लोग का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन B ऐतिहासिक, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है, ऐतिहासिक, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है। यूनेस्को का मुख्य कार्य कौन सा है, तो यूनेस्को का मुख्य कार्य शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा शांति की स्थापना करना, यानी कि ऑप्शन है इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। बहुत कम समय में आप लोगों के यहाँ पे बेहतर तैयारी करवाई जाएगी, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। और यदि बिहार पुलिस का सपना आपका है तो सपना पूरा किया जाएगा। बस आप लोग इतना कर सकते हैं, इतना मैं आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर करें, बस इतना ही आपको करना है।
तो क्वेश्चन अगला है कि पुस्तक मेमोरीज एंड माइलस्टोन्स जो पशु कल्याण संगठन ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया के 60 वर्षों को चिन्हित करती है, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? वीर श्रीराम और लक्ष्मण। ठीक है, वीर श्रीराम और लक्ष्मण इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? इनमें से कौन सा उपकरण दिया हुआ है जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है? इसमें आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कौन सा इसमें दिया गया है? तो हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर जो है यह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइड्रोमीटर क्या है? तो हाइड्रोमीटर में मूल रूप से मापे हुए तरल में डूबा हुआ एक हरित सीलबंद लंबी ग्रीवा वाला कांच का बल्ब होता है और प्रवलनशीलता गहराई तरल घनत्व को दर्शाती है और वास्तविक गुरुत्वाकर्षण मान को पढ़ने के लिए ग्रीवा को कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? अब आपके मन में आएगा आर्किमिडीज सिद्धांत है क्या? तो आर्किमिडीज सिद्धांत में कहा गया है कि एक पिंड जब पूरी तरह या आंशिक रूप से तरल में डूबा होता है तो ऊपर की ओर एक उत्प्लावक बल का अनुभव होता है जो तरल के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि सेंटियागो राजधानी, सेंटियागो किसकी राजधानी है? सेंटियागो किसकी राजधानी? तो सेंटियागो राजधानी किसकी? चिली की। सेंटियागो किसकी राजधानी है? चिली की। राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर एक पूछ जाएंगे, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखेंगे, जरूर से जरूर याद रखेंगे। उरुग्वे, तो उरुग्वे दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ठीक है, उरुग्वे क्या है? तो ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। उरुग्वे की राजधानी और सबसे बड़ा शहर मोंटेवीडियो है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। दूसरा क्या है? गुयाना। ठीक है, गुयाना क्या है? तो गुयाना पूर्वोत्तर दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है और आप लोग जानते हैं कि देश की आधिकारिक भाषा यहाँ की कौन सी है? तो अंग्रेजी। यहाँ पे इंग्लिश बोली, अंग्रेजी भाषा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। पेरू, तो पेरू पश्चिम दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है। ठीक है, पेरू की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो लीमा। ठीक है, लीमा, ये भी आप लोग याद जरूर रखेंगे। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, BM मालवरी द्वारा शुरू किए गए किस अधिनियम ने महिलाओं के लिए सहमति की आयु को विनियमित किया था? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सहमति आयु अधिनियम। सहमति आयु अधिनियम इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 बुनियादी सिक्के चांदी का टका और तांबे का जीतल जारी किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है भी। इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। ऑप्शन बी इल्तुतमिश इसमें बिल्कुल सही आंसर। आप लोग भी साथ ही साथ आंसर करते रहें तभी आपको फायदा होगा, सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा। आप लोग साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहें। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के 2 सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, इल्तुतमिश से पहले के शासकों द्वारा सिक्के चलाए गए थे जिन पर संस्कृत अक्षर और यहाँ तक कि बैल और शिवलिंग की भी अंकित उसमें मिलते थे। इल्तुतमिश भारत में शुद्ध अरबी सिक्का शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? बिहार पुलिस एग्जाम का यह फेवरेट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। भू राजस्व की महालवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन थे? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है होल्ट मैंकेजी। ठीक है, होल्ट मैंकेजी इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। वेरी गुड। चलिए सभी लोग इसी प्रकार से आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? संदिग्ध का पर्यायवाची, संदिग्ध का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हिंदी का ये क्वेश्चन है और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। संदिग्ध का यानी कि वाद्यकार तो नहीं होगा, भत्सर्क भी नहीं होगा, संस्करण भी नहीं होगा, इसका क्या होगा? भ्रामक। इसका सही आंसर क्या होगा? भ्रामक। संदिग्ध भ्रामक, संदिग्ध
यानी कि भ्रामक। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। बाध्यकार का मतलब क्या होता है? तो जो आज्ञा, नियम, मनोवेग, परिस्थिति आदि से कुछ करने में विवश हो, मजबूर हो, उसे बाध्यकर कहते हैं। यहाँ पे भर्त्सन यानी कि निंदा, अपवाद, शिकायत, डांट। और भत्सर्ग का मतलब क्या होता है? तो निंदा करने वाला। भत्सर्ग का मतलब क्या होता है? निंदा करने वाला। इस प्रकार से आप लोग सभी के बारे में यहाँ पे समझ गए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनमें से कौन सा नारा है जो कि दिया गया है? कौन कौन सा ऑप्शन है कि जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। इनमें से कौन सा ऐसा नारा दिया हुआ है जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है? इसमें सही जवाब कौन सा है हम लोग का? ऑप्शन सी, जय हिंद। जय हिंद किसके द्वारा दिया गया नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया नारा है। बात करें हम लोग जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। जय जवान जय किसान एक नारा है जो कि भारतीय सशस्त्र बलों और किसानों को श्रद्धांजलि देता है, और इसका प्रयोग पहली बार भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। और यह नारा भारत की संप्रभुता की, सशस्त्र बलों की रक्षा के महत्व और राष्ट्र के खिलाने के में किसानों के जो महत्व है उसे व्यक्त करता है। ठीक है। वहीं बात करें वंदे मातरम, तो वंदे मातरम एक देशभक्ति गीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में लिखा था। कब? 1870 में लिखा था। ठीक है। वहीं बात करें हम लोग जय हिंद की, तो जय हिंद क्या है? जय हिंद एक सरल और सीधा नारा है जिसका अर्थ है भारत की जय। इसका सीधा नारा क्या है? भारत की जय। ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे देखते हैं इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद एक उर्दू नारा है जिसका अर्थ होता है क्रांति जिंदाबाद है, और यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक नारा है, और आज भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की वकालत करने वाले लोग के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि किस याम्योत्तर या देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर भी कहा जाता है? इसमें से कौन सा? 82.5। तो ये 82.5 यहाँ पे कहाँ पे? ऑप्शन डी में। ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही। आप लोग सोचेंगे यहाँ पे डब्ल्यू, दोनों तो सेम ही ऑप्शन है, सी और डी, पर अंतर क्या है यहाँ पे? ईस्ट का। देखते हैं यहाँ पे अंतर क्या है? ई का यहाँ पे अंतर है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है। तो इससे आप लोग ध्यान रखें क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल कंफ्यूज करने वाले यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही दी हुई है? तो कौन सा सही दिया हुआ है ये बताना आपको, और कौन सा सही नहीं है। इसमें सही कौन सा दिया हुआ है? सही दिया हुआ है इसमें Na सोडियम। हाँ बिल्कुल Na सोडियम, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है। बिल्कुल सही दिया हुआ कौन सा? Na यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ, यानी कि नेट्रियम जो है यह बिल्कुल सही दिया। सोडियम का प्रतीक Na है, और यह इसके लैटिन नाम नेट्रियम से व्युत्पन्न है। ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखें। चलिए अगले प्रश्न को फिर देखते हैं। मरकरी वगैरह तो गलत दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं मरकरी का यहाँ पे जो दिया हुआ गलत है। मरकरी, लेड और सिल्वर, चांदी अलग अलग यहाँ पे है। तो देखिए मरकरी का क्या हो जाता है? Hg हो जाता है। मरकरी का Hg हो जाता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। ठीक है। लेड का फिर क्या होता है? तो लेड का Pb होता है, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और सिल्वर का क्या होता है? तो Ag होता है। ठीक है। सिल्वर का Ag होता है, ये भी यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो हम लोग का यहाँ पे सही कौन सा है? सोडियम Na। तो इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि क्या होती है? सुना हो ना आपने, सुना होगा आपने, चुनाव में कहा था जमानत जब्त हो गया। तो आखिर जमानत राशि भी तो कुछ होती होगी, तब तो जब्त होता होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितनी होती है? तो इसके लिए जमानत राशि कितनी होती है? 15,000 रुपये। कितने होते हैं? 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के प्रस्तावक के रूप में कम से कम 50 निर्वाचकों और अनुमोदकों के रूप में 50 निर्वाचकों की सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए, और प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। और यदि उम्मीदवार डाले गए वोटों का 6ठा भाग वोट हासिल करने में असफल रहता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त किया जाता है। ठीक है। 1997 से पहले प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी,
और सुरक्षा जमा राशि 2500 रुपये मात्र थी। 1977 में गैर गंभीर उम्मीदवारों को हतोत्साहित करने के लिए इन्हें बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो कौन थे वो बंगाली विद्वान? वह थे सीलभद्र। ऑप्शन डी सीलभद्र इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए गए। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था और इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और यह दुनिया के पहले आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। ठीक है, बिल्कुल इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उन्हें चक्रादित्य भी कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें हम लोग तो यह गुप्त वंश के कुमारगुप्त के शासनकाल के दौरान निर्मित किया गया था और कहा जाता है कि महायान भिक्षु असनाग और बंसु बंधु ने 400 से 500 ईस्वी पूर्व में नालंदा की खोज की थी। तो ये सब तो फैक्ट अलग सी बात है, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सीलभद्र। इतना ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? जल्दी से आप लोग बताइए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? 773 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इसे आप लोग कंठस्थ याद रख लीजिए। 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक खेल मुख्य रूप से ग्रीक देवी देवताओं के पिता ज्यूस के सम्मान में एक धार्मिक उत्सव का हिस्सा था। ठीक है, खेल हर 4 साल में पश्चिमी पेलोपिनस प्रायद्वीप में स्थित ओलंपिया में आयोजित किए जाते थे। ठीक है, तो इसे भी आप लोग जान सकते हैं। खेलों का नाम ओलंपिया में उनके स्थान के लिए रखा गया था, इसलिए इसे ओलंपिया ओलंपिक के नाम पर इस पे ही ओलंपिक नाम इसका पड़ गया। ओलंपिया में होता था इसलिए इसका नाम ओलंपिक पड़ गया है। ये भी एक फैक्ट है। आगे क्वेश्चन है कि दूसरी बौद्ध संगति के शासनकाल के दौरान, दूसरी बौद्ध संगति जो है यह किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? क्या दूसरी बौद्ध संगति? ये हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। किसके? कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कालाशोक ने वैशाली 483 ईस्वी पूर्व में दूसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। ठीक है, पहली बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, कब हुई थी? तो पहला जो है वह राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरा बौद्ध परिषद कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे? तो वैशाली में। तीसरा कहाँ पे? 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। और चौथा कहाँ पे हुआ था? तो 72 ईस्वी कुंडलवन में। पांचवी कहाँ पे? तो 1871 में मांडले में। इसी प्रकार से छठवीं यदि पूछी जाए तो छठी बौद्ध परिषद 1954 में हुई थी काबा आई में। तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। दूसरी बौद्ध संगति, तीसरी बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति, इतना ही इसमें पूछा जाता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि इसमें सही आंसर क्या है। तो इसमें सही आंसर है कालाशोक। कालाशोक दूसरी जो बौद्ध परिषद हुई थी वह कालाशोक राजा थे। कहाँ पे हुआ था? तो वैशाली में। कब हुआ था? तो 383 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, इसमें कौन सा शब्द जो कि शुद्ध लिखा हुआ है? शुद्ध देखना है इसमें, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन अशुद्ध लिखे हुए हैं। तो आप लोग वर्तनी इसमें देखें किसका शुद्ध है। आनंद। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कौन सा शुद्ध शब्द है ये यहाँ पे पूछे गए हैं। आनंद, आनंद भी तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पे उपयुक्त, उपयुक्त भी सही है। बाकी जो है क्या गलत है? उन्नति, उन्नति इधर से होना चाहिए था, उन्नति इधर से नहीं, उन्नति इधर से होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। कृत्य, कृत्य, कृत्य ये भी गलत है। यहाँ पे दो हम लोग का सही है। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो बैक्टीरिया खोज सबसे पहले की थी ए बी ल्यूवेनहॉक ने। ए बी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी और वह नीदरलैंड के एक व्यापारी, भूमि सर्वेक्षक, वाइन रोबर, ग्लास निर्माता और सूक्ष्म जीव विज्ञानी थे। ठीक है, और इन्होंने ही खोज की थी इसकी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, संविधान
इस अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है। तो सही आंसर क्या है? तो इसमें सही आंसर है अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 क्या है? अनुच्छेद 227 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 227 के अंतर्गत सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां उच्च न्यायालय को दे दी गई है। ठीक है, और यह अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों में सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्रदान करता है जिनके बारे में वह क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? किसमें होता है? रक्त प्लाज्मा कोशिका में। साइंस विज्ञान के क्वेश्चन है, जैसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखें। साइंस से क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछे जाते हैं। तो रक्त प्लाज्मा कोशिकाएं इसमें बिल्कुल सही आंसर है। एंटीबॉडी का निर्माण रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में ही होता है। कहाँ पर होता है एंटीबॉडी का निर्माण? रक्त प्लाज्मा कोशिकाओं में होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ के मात्रा की आधार एसआई इकाई को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसके द्वारा दर्शाया जाता है? दर्शाया जाता है किसके द्वारा? मोल के द्वारा। मोल कहाँ है? ऑप्शन डी, मोल के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? तो मोल के द्वारा दर्शाया जाता है। मोल पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई है। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? तो मोल है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से शुद्ध शब्द है। हिंदी का ये क्वेश्चन है। इसमें शुद्ध कौन सा है, बाकी अशुद्ध कौन सा है, ये यहाँ पे देखना है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? आध्यात्मिक, ये शुद्ध नहीं है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक ये सही है। आध्यात्मिक ये भी गलत है। आध्यात्मिक ये गलत है। तो सही हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिए हुए हैं। ठीक है, इसका वर्तनी जो है वह सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि उपधातु है? उपधातु इसमें साफ साफ दूर से चमक रहा है भैया मैं हूँ उपधातु हूँ। कौन है? तो वो आर्सेनिक है। ऑप्शन डी आर्सेनिक। आर्सेनिक, आर्सेनिक मेटालाइट वे तत्व है जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ठीक है, आर्सेनिक एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक किससे होता है? एएस। एएस और परमाणु क्रमांक है। ठीक है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखेंगे। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालक शक्तियों से संबंधित है? राज्यपाल के कार्यपालक शक्ति से संबंधित है। कौन सा है? तो अनुच्छेद 154। ऑप्शन सी, अनुच्छेद आर्टिकल 154। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और भारत के संविधान अनुच्छेद 154 के अनुसार उसके द्वारा या तो सीधे या उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम में प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 154, अनुच्छेद 154। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? कौन बनता है इसमें? नायलॉन। ऑप्शन डी नायलॉन इसमें बिल्कुल सही आंसर है। इसमें सही आंसर क्या है? नायलॉन। नायलॉन एक प्रकार का संघनन बहुलक है। संघनन बहुलक है क्या? नायलॉन। इस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। इसमें ऐसा कौन है जिन्हें नोबेल के साथ साथ भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है? तो वह इसमें है कौन? डॉक्टर सीवी रमन। ऑप्शन सी डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन आप लोग जानते हैं उन्हें इस खोज के लिए 1930 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जब प्रकाश किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरता है तो विक्षेपित प्रकाश का कुछ भाग तरंगदैर्घ्य में परिवर्तित हो जाता है और इन्हें 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार इन्हें कब दिया गया था? 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, और उसके बाद भारत रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 1954 में। फिर 1954 में भारत रत्न, भारत रत्न। तो ये भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में, अभी जो एग्जाम होने वाले उसमें किस भी पूछ ले कब मिला था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से
वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर दिए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर तो आप लोग तुरंत दे देंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या इसका आंसर बता दें या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देते हैं, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। आगे भी क्वेश्चन है कि यदि 25% और 4% की दो क्रमिक छूट की प्रस्तुति की जाती है तो शुद्ध छूट कितना होगा? मैथ का क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसका कैसे हम लोग बनाएंगे? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ठीक है, माइनस ए बी बाय 100। इस फॉर्मूला पे से बैठाएंगे। इसका बनाने का और भी बहुत तरीका है, बट ये सिंपल मेथड है, तो इस मेथड से आपको बना के दिखा दे ताकि आप लोग एग्जाम में भूल ना जाएं। तो चलिए ए बी हम लोग का क्या हो, ये हो गया हम लोग का ए और ये हो गया हम लोग का बी। तो ए कितना है? ए है 25, बी कितना है? तो बी है 4। माइनस करेंगे 25 और यहाँ पे 4 गुना फिर भाग 100 करेंगे। 25 से हम लोग भागा करेंगे, 25 को यहाँ पे 4 बार में काटेंगे और ये एक बार में कट जाएगा। तो एक आ गया यहाँ पे, आए ऊपर में एक, 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना? 25 4 29 हो जाएगा। 29 में यदि हम लोग 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। कितना परसेंट हो गया? 28% हम लोगों का आंसर हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल। तो 28% कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 28% इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा अधिकारी कहाँ मिलेंगे? ये मिलेगा कहाँ पे? किंगदाओ में, ठीक है। यहाँ पे किंगदाओ हो गया, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? किंग दाओ, ठीक है, किंग दाओ। तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं फिर। 1991 में किस तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा विकास का एलपीजी मॉडल पेश किया गया था? तो एलपीजी मॉडल पेश किया गया था 1991 में किसके द्वारा? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ये क्वेश्चन हिंदी के हैं और देखते हैं इसे हम लोग कैसे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि जिन पंक्तियों में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहाँ कौन सा श्लेष अलंकार होता है? श्लेष का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चिपका हुआ, या फिर इस अलंकार में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा हम लोग का है? श्लेष अलंकार, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं फिर। सिंधु घाटी सभ्यता एक है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार वर्ष 2500 से 1750 ईसा पूर्व से यह फैल गई थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, तो इसे आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? तो निर्यातक किसका? कपड़ा का। कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है भारत। भारत विश्व में कपड़े का सबसे बड़ा निर्यातक है। वित्त वर्ष हम लोग 21-22 में बात करें तो भारत कपड़ा निर्यात मूल्य 4.4 बिलियन डॉलर था, जो अब तक का उच्चतम मूल्य है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में अवश्य रखें। आगे क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? इस दौरान क्या होता है? दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। दो समान संतति कोशिकाएं बनती है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है? 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर ही आपके एग्जाम में होंगे, तो आप
आपसे जनगणना से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी धीरे धीरे आपके सभी सेट में देखने को मिलेंगे, तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। वैसे यहाँ पे सही आंसर में होगा क्या है, ऑप्शन ए पूर्णिया इसमें बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे पूर्णिया बिल्कुल सही आंसर, न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया का ही था। कितना था, तो पूर्णिया की बात करें तो 51.1% था यहाँ पे शिक्षा। और वहीं यदि उच्चतम पूछ ली सबसे ज़्यादा कहाँ का था, तो कहाँ का था, रोहतास का, ठीक है, रोहतास का। कितना था यहाँ पे, तो 73.4%। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। उच्चतम न्यूनतम बिहार साक्षरता आंकड़े हम लोग यहाँ पे देख लिया। चलिए फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये सब क्वेश्चन बताइए, आप लोग तुरंत आंसर कर देंगे इसमें। जेम्स चैडविक, ऑप्शन ए जेम्स चैडविक इसमें बिल्कुल सही आंसर। आपका एनर्जी बहुत लो हो रहा है, आप लोग फटाफट से आंसर कीजिए, अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं, आपको एनर्जी डाउन नहीं करना। अभी तो ये पहला सेट है, अभी आपके पास और 44 सेट आने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में, राजस्थान में, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन ए राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में स्थित रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इस भी पूछ लेगा तो क्या आप लोग आंसर नहीं कीजिएगा, बिल्कुल आंसर कीजिएगा। ये किसके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी, तो कनाडा के सहयोग से। किसके सहयोग से, कनाडा के सहयोग से। जो भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आप लोग फटाफट से सभी के आंसर करेंगे, क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं एग्जाम में 100 करके आना है। अगला क्वेश्चन है कि आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, ये आंसर तो आप लोग कमेंट में करेंगे, इसका आंसर हम क्या बताएं आपको, तो आप लोग ही बताइए आंसर करके नीचे कमेंट में कि आपको आज के प्रैक्टिस सेट कैसा लगा, बाकी इसमें क्या और चेंजेस होने चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए, ये सब तो आपसे एक सलाह ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग चाहे तो दे सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से 45 प्रैक्टिस सीरीज ये चालू हो गए हैं और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसके PDF आपको मिले तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर स्टडी विद MC ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे PDF सेक्शन में आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से PDF भी देख सकते हैं। तो यदि कोई दिक्कत तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको कमेंट्स रिप्लाई जरूर से जरूर किया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल रात 9 बजे इसी तरह के नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।